हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह। आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने कल 50 मैथ का ऑब्जेक्टिव का सोल्व किया था, फिर आज हमने लेके आया क्या साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार होगा जैसा कि दिखेगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसको फुल किया जाए। देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन दे के रखा है। देखिए क्या दिया है क्या नहीं, से देखते हैं हम लोग बारी बारी से। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यदि इस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं और पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके सिंह स्टडी सेंटर क्या है, एक टेलीग्राम है। टेलीग्राम में हेलो करना है, उसमें करना है पीडीएफ। उसके बाद क्या मिलेगा, पीडीएफ। हम जो टेलीग्राम में जैसे आप हाई लिखेगा वहां पर देखिएगा मेरे प्रोफाइल में पीडीएफ डाला हुआ है। यही पीडीएफ रहेगा जो हमने ये वीडियो बनाया है, समझे। ऐसा होगा, पीडीएफ मिले। पीडीएफ यदि चाहिए तब या तो आप कॉल कर सकते हैं 9771784330 पर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे बारी बारी सॉल्व करें। ये सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या तो कहीं ना कहीं बुक में लिखा गया है। अब देखिए टाइपिस्ट का काम है क्या कि जब भी क्वेश्चन रहे तो इसको हेडिंग यहाँ रखना है। हेडिंग को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए, ताकि क्या हो, कल वाला वीडियो में हम लोग कुछ वीडियो कट गया था, इसको ऊपर किया जाए। इसको इस जगह में रखना है, हर क्वेश्चन को हेडिंग यहाँ पर रहना चाहिए। उतना ऊपर भी नहीं ताकि कट जाता है, यहाँ पर रहना चाहिए। चलिए ठीक है। कहता है हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम कैसा तत्व है, तो देखिए हीलियम एक प्रकार गैस है। और कैसा है तो पूछता है अक्रिय है, क्रियाशील के सक्रिय के उदासीन, अक्रिय है। क्या है, अक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम लोग जानते हैं, जल मतलब होता है पानी, या पानी का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितना, तो जो नीचे रहता है वो परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो ऑक्सीजन का 1, तो ये अनुपात हुआ। तो 2:1 किसका अनुपात हुआ, तो जल का। किसका हुआ, जल का। तो यही बात आपको पूछा था क्या कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना है। तो हम लोग क्या किए, H2O जल का सूत्र होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन, ऐसा होगा। हमने इसको लगा दिया। चलिए ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, इसलिए हम लोग को यह नियम लगाना होगा। देखिए आवर्त सारणी क्या होता है आप लोग ने, तो आप लोग कभी देखे होगा इस तरह से पीरियोडिक टेबल मिलता है। किस तरह से, इस तरह से पीरियोडिक टेबल मिलता है। तो इस तरह से जो रहता है 7, कितने रहता है 7। तो पूछेगा क्या आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, तो इसमें 7 लाइन रहता है, तो कहिएगा आवर्त 7 होते हैं। इस तरह से वर्ग 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। तो पूछेगा वर्ग कितना, तो 18। तो हम लोग समझ गए आवर्त सारणी मतलब जिसमें तत्वों को रखा जाता है उसको आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में क्या होता है, तत्वों की संख्या होता है कितना, टोटल 118 के आसपास तत्व है। पूछेगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18। ऐसा हम लोग को पहले से जानकारी प्राप्त है, क्योंकि हम लोगों ने जब केमिस्ट्री को पढ़ा था ऐसा जानकारी हम लोग समझ चुके हैं। देखिए तो कुछ आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो आवर्त होगा 7। यही पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, तो कहते हैं वर्ग कितना, 18। आगे देखते हैं हम लोग। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन धातु क्या, धातु की उपधातु क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन इसमें से क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। देखिए धातु, अधातु और उपधातु। धातु मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अधातु मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। और उपधातु उपधातु, उपधातु उसे कहते हैं जिससे क्या होगा, धातु और अधातु के बीच का गुण दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, उपधातु। बात समझ में आया। देखिए वीडियो को रोको तो देखिए जैसा कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक तरह क्या है, तो उपधातु। क्या है, उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है क्या OH क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH क्रियाशील मूलक कौन है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि एल्कोहल, अल्कोहल है कि इनमें से कोई नहीं। तो OH क्या है, OH क्या है इसमें से, तो OH क्या है, OH इसमें से एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। तो जब लिखेगा OH तो OH क्या है, एल्कोहल। जब यही लिखता CHO, क्या लिखता CHO, तो क्या लगाते हैं हम लोग, CH रहता तो एल्डिहाइड। तो हम लोग समझ गए क्या, जब जब OH लिखेगा, OH लिखेगा तो एल्कोहल, CHO लिखेगा तो एल्डिहाइड। बात समझ में आया, ऐसा होता है। और यहाँ पर कीटोन का COOH होगा, ये समझेंगे जब आएगा तब। तो अभी OH क्या हुआ, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब होता है दारू। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है,
प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कहने का मतलब है क्या कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन को हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, न कि निर्माण कर सकते हैं। तो निर्माण कौन करता है? तो निर्माण पेड़ पौधा करता है। कौन करता है? पेड़ पौधा। तो समझिए ये वर्ल्ड है, मतलब पूरे विश्व में ऑक्सीजन का बैलेंस कौन करेगा? तो ऑक्सीजन का बैलेंस कौन करेगा? तो ऑक्सीजन का बैलेंस करता है पेड़ पौधा, मतलब क्या? प्लांट। कौन करता है? प्लांट। तो प्लांट जब पेड़ पौधा क्या करेगा? ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तो बिना पौधा का क्या होगा? ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बनेगा। संतुलन मतलब क्या? किसी के बैलेंस बन के रहना, मतलब ना खराबी होना ना बेसी ज्यादा एडवांस होना, संतुलन बनाए रखना को ही कहते हैं क्या हम लोग? संतुलन बनाना। तो संतुलन बनाने के लिए क्या होगा? पेड़ पौधा चाहिए। तो पेड़ पौधा किस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या है विधि? प्रकाश संश्लेषण। जिस विधि के द्वारा पौधा अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तीन में से ऑप्शन में देखिए क्या प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया के द्वारा नहीं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा। तो इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखता है क्या? पौधे में श्वसन की क्रिया अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा प्राप्त है? देखिए एटीपी जब टूटता है तो होता है क्या? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल। तो इसमें देखिए कितना ऑप्शन हटा के दिया है, हम दशमलव न देके डायरेक्ट छोड़ दिए। देखिए सब में किलो जूल प्रति मोल है, किलो जूल प्रति मोल है वो ठीक है, लेकिन कहीं दिया है 30.5, कहीं 305, कहीं 3.5। इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी रहेगा तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एक ही बार में हम लोग दो क्वेश्चन को सेलेक्ट लेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए 2, 8, 1, 4। तो मानव कोष्ठक किस तरह से होता है? मानव कोष्ठक का मतलब क्या होता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं? तो देखिए कितने कोष्ठक होते हैं, हम बनाते हैं और बताते हैं। मानव हृदय में टोटल मिलके 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। एक होता है इस तरह से 4 कोष्ठक। कौन कौन? 1, 2, 3, 4। देखिए याद कैसे रखिएगा? देखिए तो इसको दो भाग में बांटा। नीचे वाला को कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। ऊपर वाला को कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद। तो सोचिए अलिंद, तो ऊपर में 2 अलिंद और 2 निलय। तो हम लोग इस प्रकार जब खड़ा होंगे तो ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है अलिंद। तो ऊपर वाला इस भाग में जो है उसको कहिएगा कौन सा? दायां अलिंद। इधर वाला को बायां अलिंद, नीचे वाला को दायां निलय, बायां निलय। इस प्रकार से देखिए सामने होके देखिएगा, यदि फेस टू फेस देखिएगा तो इस प्रकार ऊपर वाला को क्या कहिएगा? तो अलिंद। नीचे वाला क्या कहिएगा? निलय। 9 से नीचे होता है, ऊपर 9 से निलय भी होता है। तो इसको कहिए कौन सा? था इधर जाता था बायां, तो बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। बात समझ में आया? इस प्रकार समझ। तो टोटल कितने कोष्ठक हुए, मतलब कितने चेंबर? तो 1, 2, 3। तो हम लोग को फेफड़ा में मतलब क्या मनुष्य में कितने कोष्ठक में बटे होते थे? 4। पूछेगा, ये बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ही, इसीलिए हम लोग लगा देते कहाँ? इसमें ए हो गया, इसमें कितने कोष्ठक? 4। डी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या आता है। मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब क्या होता है? देखिए परकुचन दाब का मतलब होता है क्या? ब्लड प्रेशर कितना। देखिए हाईएस्ट जितना प्रेशर लगाता है उसको परकुचन दाब, जितना छोड़ता है उसको संकुचन, जितना नॉर्मल को संकुचन, हाईएस्ट को प्राकुचन दाब। देखो तो लिखता है मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120, 150 की 90। हम लोग जानते हैं 120 बाई होता है 80, परकुचन 120, संकुचन 80। क्या होता है? परकुचन 120, संकुचन 100, डायरेक्ट 80। तो परकुचन दाब होता है 120। हार्ट जो प्रेस करता है, हार्ट मतलब जो पंप, हार्ट का पंप जो प्रेस करता है ब्लड को, 120 परकुचन दाब था। mmHg। क्या होता है? mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधा अपने द्वारा पानी को किस प्रकार वायुमंडल में छोड़ती है, इस प्रक्रिया कहते हैं पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है, फूल से। तो पौधा में देखते होइएगा कि पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है। किससे? वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्ती से। इसमें कोनो विशेष समझने का बात है नहीं। जड़ से कभी देखिए, जड़ से कोई सांस लेने का संभावना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जड़, तना, पत्ती ये तीनों दिले रहेगा लिखा, इनमें से सभी। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में छाल से, मतलब क्या तना से भी होता है, जड़ से भी होता है, लेकिन स्पेशल सांस लेने का पौधा कौन करता है? पत्ती। इसीलिए ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कृत्रिम विक किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? देखिए
कृत्रिम विक मतलब बनाया हुआ किडनी, कृत्रिम विक का मतलब किडनी, बनाया हुआ किडनी किस अपशिष्ट मतलब किस खराब उत्पादन को रुधिर से अलग करता है, मतलब ब्लड से अलग करता है। तो इसके लिए हम लोग को सोचते हैं कृत्रिम विक मतलब जो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ना, कृत्रिम मतलब अलग से बनाया हुआ जो प्राकृतिक आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल किडनी को लगा दिया जाता है कुछ देर के मनुष्य को रखने के लिए, हमेशा लाइफ टाइम उससे जीवन नहीं रह सकता। तो कृत्रिम विक किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अलग करता है, तो रुधिर मतलब रक्त में जो खराब मिला रहता है उसको अलग, किसको, नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को। ये सारे ऑप्शन गलत है, इनमें से होना क्या चाहिए, तो कृत्रिम विक किसको अलग करता है, नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन प्रजनन के किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि से, किसके विधि से होता है, मुकुलन विधि से। हाइड्रा में किस विधि से प्रजनन होता है, मतलब उसका विधि कैसे बढ़ता है, तो मुकुलन विधि से, किस विधि से, मुकुलन विधि से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या आता है, अब देखिए क्या है, कहता है क्या कि किसी माध्यम के अवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान क्या होता है, तो यहाँ देखिए म्यू का मान होता है साइन आई, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ये होता है म्यू का मान। इसको कभी कभी कहता है स्नेल का नियम, क्या होता है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, बात समझे। तो इसीलिए हम लोग को म्यू का मान क्या होना चाहिए, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे देखिए दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम लोग दाढ़ी बनाने में ना किसी भी दर्पण का उपयोग कर देते हैं, कभी उत्तल का कभी अवतल का, जैसा मर्जी होता है, लेकिन नियम एक होता है क्या, जब हम लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं तो हजामत कराने के लिए तो आगे जो रखा रहता है जहाँ कुर्सी पर बैठते हैं उसके आगे जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं उसको कहते हैं अवतल दर्पण, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, बात समझ में आया। तो अवतल दर्पण में हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं, नाई का काम है, तो नाई के चेयर के आगे जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, स्पेक्ट्रम अच्छा होता क्या है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्या, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इस 7 रंगों में बट जाना ही क्या कहलाता है, तो स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। देखिए ऐसा जब निर्माण होता है, हम लोग को बेसिक पढ़ना नहीं, सबसे कम झुकाव होता है आर का, सबसे अधिक होता है वायलेट का। इसका मतलब का जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सबसे अधिक झुकाव वाला रंग होता है बैंगनी और सबसे कम झुकाव वाला रंग होता है लाल। तो इसीलिए आपको पूछेगा बताइए किस प्रकाश का अधिक झुकाव होता है, या तो विचलन अधिक होता है तो सबसे अधिक विचलन वाला बैंगनी और सबसे कम विचलन वाला कौन सा होगा, लाल रंग। अभी क्या पूछा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो किस रंग का होता है झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी का पूछता, कम झुकाव किसका होता है, तो लाल का। ऐसा हम लोग बनाते हैं, यदि रहता ऑप्शन में तो बना लेते हैं, नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, कहता है क्या, घर में जो आप लोग फ्यूज लगा के रखे हैं, घर में आप लोग क्या लगा के रखे हैं, फ्यूज लगा के रखे, वो किस काम के लिए, देखिए घर में जो फ्यूज लगा है ना वो इसलिए लगा है कि यदि अधिक वोल्टेज आ जाता है हम लोग के पास, अधिक वोल्टेज आएगा तो घर में सब सामान जो लगा हुआ है विद्युत से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वस्तु वो न जले और फ्यूज उड़ जाए। इसका मतलब फ्यूज किस पर काम करता है, तो अधिक विद्युत धारा पर, मतलब उसमें प्रभाव पर काम करता है। यदि उसमें अधिक हीट आएगा, मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा तो फ्यूज गल जाएगा, जिससे हमारे घर में लगे हुए विद्युत यंत्र क्या हो गए, सुरक्षित रह जाएंगे और फ्यूज गल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है, उसमें प्रभाव है, किस पर, उसमें प्रभाव। ऑप्शन क्या कहता है, उसमें मतलब गर्म होने पर चुंबकीय, मतलब चुंबक की तरह कुछ क्षमता कम से नहीं, रासायनिक कोई गुण है नहीं। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पर, किस पर, अरे गलत हो गया, चुंबकीय ने उसमें प्रभाव पर, किस पर, उसमें प्रभाव पर। चलिए कभी कभी मिस्टेक गलती से हो जाता है, क्या कीजिएगा, देखिए कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो R बराबर V बटे आई, क्या होता है, R बराबर V बटे आई। देखिए किस प्रतिरोध का मतलब होता है क्या, जब किसी
विद्युत परिपथ में मतलब कोई तार में यदि विद्युत धारा गुजारते हैं तो मान लीजिए 110 वोल्ट दिए और यहाँ पर 100 वोल्ट प्राप्त हुआ, कितना 100 वोल्ट। तो सोचिए बीच में करंट गया तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, तो उसको कहते हैं प्रतिरोध। जो रास्ते में मतलब क्या विद्युत प्रवाहित होने के क्रम में जो भी विद्युत लॉस होता है उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। बात समझ में आया? तो आर बराबर वोल्ट बटे करंट, आर बराबर क्या होगा? वोल्ट बटे करंट, मतलब प्रतिरोध बराबर वोल्ट बाई करंट। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की? देखिए डायनमो एक ऐसा चीज होता है जो पुराने समय में साइकिल में लगाया जाता था। कहाँ? साइकिल में। डायनमो जब घूरता है तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब डायनमो में करंट देते हैं तो वो एक मोटर की तरह कार्य करता है। तो डायनमो से दो तरह के विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। कैसे कैसे? तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं तो दोनों धारा है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा उत्पन्न है, इसका मतलब दोनों धारा ए और बी। क्या होगा? ए और बी। ऑप्शन नंबर 18 का सी होना चाहिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? देखिए डेंगू क्या होता है? डेंगू एक बीमारी होता है। नहीं, डेंगू बीमारी कब होगा? जब मच्छर काटेगा तब होगा। सोचिए थोड़ा सा क्या कि डेंगू बीमारी कब होता है? मच्छर जब काटेगा तब। एक बात और सुन लीजिए मच्छर के बारे में। जो मच्छर होते हैं ना, ये होते हैं साफ जल में। कहाँ? साफ जल में। कौन? डेंगू। डेंगू वाला कौन सा? डेंगू वाला। और डेंगू किस मच्छर से होता है? तो मादा एनोफेज मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होते हैं। लेकिन इसमें भी एगो नुक्ता है। क्या है खूबी? जो मादा होते हैं, मतलब क्या नर नहीं काटते हैं, मादा काटते हैं। बीमारी किससे होता है? मादा से। और थोड़ा इसमें विस्तार से, जिसका पॉजिटिव ग्रुप रहे, ओ पॉजिटिव। क्या रहेगा? नहीं, ओ पॉजिटिव। जिस व्यक्ति को ग्रुप ओ है उसी को ही काटता है अधिक। इसका मतलब क्या? जिस व्यक्ति का ग्रुप ओ है उसको अधिक काटेगा। इससे क्या पता चलता है? काटने का कम। देखिए खून चूसने का काम क्या है? मादा का। मादा मतलब क्या? नर नहीं काटता है, मादा को काटने से क्या होता है? बीमारी होता है। इसका मतलब डेंगू रोग किस डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। और काटता कौन है? तो मादा। मतलब क्या? पुरुष नहीं काटता है, स्त्री काटता है। और स्त्री जब लेके जाता है ब्लड तो पुरुष वहां से किसी तरह प्राप्त करके वो भी अपना जीवन व्यतीत करता है। 19 नंबर कहानी खत्म हो गया। 20 नंबर को देखते हैं। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न किए, पहले से नहीं, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न। सोचिए लकड़ी कहाँ से मिलेगा? प्राकृतिक से। गोबर गैस प्राकृतिक से, कोयला प्राकृतिक। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? रिएक्शन करा के हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय। मरोड़ा में नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय क्या है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने का स्थित है। अब नरोड़ा कहाँ है पता नहीं, लेकिन क्या होगा? इसमें नाभिकीय ऊर्जा होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर नाभिकीय सी। ऑप्शन नंबर सी। 20 का क्या होगा? सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है कहाँ? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण में, केंद्रक में। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्पन्न कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका में। कहाँ होता है? कोशिका में। मानव मतलब कोई भी जीव का सबसे सूक्ष्म इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका में होते हैं क्या? उसमें बहुत सारे होते हैं। केंद्रक होते हैं, केंद्रक झिल्ली होते हैं, कोशिका होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं। इसका मतलब क्या हम लोग को समझ में आया क्या कि पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। किसका काम है देने का? माइटोकॉन्ड्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? लेंस बनाने मतलब लेंस बनाने में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? सोचिए थोड़ा सा। लेंस बनाइएगा तो जल का काम लग सकता है, कहीं हीट होगा, ठंडा करेंगे तो पानी का उपयोग लगेगा। कांच, देखिए आप कोई भी लेंस को सेट करने के लिए कांच चाहिए है। उसका है प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या हो सकता है? यदि लेंस लगा तो लेंस के चारों साइड कहीं चश्मा फिट करेंगे तो प्लास्टिक भी लगेगा। लेकिन मिट्टी बताइए, काम करेंगे लेंस का, मिट्टी मिट्टी डालेंगे तो सब काम ही खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? आप एक बात समझ लीजिए अच्छा से। किसी भी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाएगा? तो समान आकार का। जब भी ऐसा कोई कंडीशन देगा, कोई भी लेंस या दर्पण रहे तो इसके किस स्थान पर रखेंगे? जितना बड़का वस्तु उतना बड़का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। क्या होता है प्रतिबिंब का मतलब? फोटो। तो सोचिए यहाँ इसको कहते हैं हम लोग पोल, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं केंद्र। वक्रता त्रिज्या। तो जब हम लोग किसी वस्तु का वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उतने बड़ा बनेगा। यदि 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का। तो कहता है वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का। समान मतलब उतने बार का फोटो बनाना है। कहाँ रखे? वक्रता केंद्र पर।
जब कभी भी पूछे जितना बड़का फोटो उतना बड़का जितना बड़का वस्तु उतना बड़का प्रतिबिंब बनाना है, कहाँ रखना हो वक्ता त्रिज्या पर, कहाँ रखना हो वक्ता त्रिज्या पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25। कहने का मतलब क्या कि देखिए एक किताब है जो हमको पढ़ने के लिए, आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, बिहार से है, तो इसको पढ़िएगा तब कुछ होने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए यदि हम लोग किताब को दूर से पढ़ते तो पढ़ सकते, इसको यदि आंख में सटा लिया जाता हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो बुक को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, हमको कुछ दूरी रखना होगा। तो न्यूनतम कितना दूरी तक पढ़ सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। नजदीक से नजदीक कितना आंख में सटा लीजिएगा ना, नहीं ना पढ़ पाइएगा। इसका मतलब कितना दूरी पर रखना होगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आंख में किताब सटा लिए तो नहीं ना पढ़ पाएंगे, इसके लिए दूरी चाहिए। तो बुक और आंख के बीच की दूरी न्यूनतम से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, बुक और आंख के बीच की दूरी कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। बात को समझे, नहीं समझे तो फिर समझिए अगला एपिसोड में। आगे बढ़ाइए जी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए लोहे की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या में जब चर्चा करेंगे ना 10-20 को परमाणु संख्या को याद कर लीजिएगा। क्या याद कीजिएगा, बोलिएगा हीलियम मतलब 1। क्या है जी, पहले हीलियम है कि हाइड्रोजन है। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, और क्या है Be बेरिलियम। उसके बाद क्या है 5 में, क्या है जी 5 में कार्बन। C फॉर क्या है कार्बन। इस तरह से 20 को याद कर लिए। कहां तक 20 को, इसी में से पूछता है। अभी जिसका चर्चा किया उसका बात करते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहा का 26, एसएन पूछेगा, टीन का कितना 50, इसको थोड़ा लिख लीजिए। एल पूछेगा एल्युमिनियम का 13, कुछ धातु का पूछेगा। उसके बाद देखा दिया एफ होता है फेरॉन, फेरॉन का होता है 26 मतलब लोहा। कॉपर मतलब होता है 29, एसएन मतलब टीन मतलब होता है 50। इतना समझे, ऐसे याद करिएगा। पीवी क्या होता है, पीवी लैड, लैड का कितना होता है शायद 43 और 46 के आसपास होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ धातु के पूछता है कि परमाणु संख्या कितना, इसलिए उसका उपयोग होता है, इसलिए पूछ लेता है। बात समझ में आया, नहीं आया तो ठीक, फिर समझेंगे अगले एपिसोड में। देखिए 26 लोहे की परमाणु संख्या कितना 26। बाकी आगे क्वेश्चन बढ़ाइए। कोई विलयन कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। देखिए लाल को नीला और नीला को लाल, लाल को नीला और नीला को लाल। कैसे समझिएगा कब क्या करना है, तो कहता है कोई विलयन मतलब कोई घोल, विलयन मतलब चीनी पानी का घोल। उसी तरह से दो घोल बनाएंगे, एगो में रहेगा अम्ल, एगो में रहेगा क्षार। जब हम लोग पीएच स्केल पर चलते हैं तो जब 7 रहता है तो इसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं उदासीन। और 7 से अधिक रहेगा तो इसको कहिएगा क्षार। क्या कहिएगा क्षार। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल। अरे नहीं समझे, इसलिए नहीं समझे कि कभी आप लोग जानवे नहीं करते हैं कि अम्ल क्षार क्या होता है। 7 का मतलब ना खट्टा लगेगा ना कसैना। कैसे जानेगा कि क्षार है कि अम्ल है, तो खा खा के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा क्या कि अम्ल का मतलब नींबू का स्वाद, मतलब खट्टा जब भी लगे, जैसे आम है नींबू है, जो चीज खट्टा लगे दही उसमें अम्ल है। क्या है अम्ल है। क्षार कैसे जानेगा, तो कोई चीज जब देखिए कच्चा आम को खाते हैं तो कच्चा जलेबी जो गाछ में फलता है उसको, या तो कच्चा बैर को, तो कैसा लगता है कसैना लगता है ना। तो उससे स्वाद से पता कर लीजिएगा। कभी कभी वो चूल्हा में जलाने के बाद जो बचता है उससे ब्रश करते हैं ना, तो कैसा लगता है। या तो 10 मंजन जो बिकता है वो 10 रुपया वाला, तो उसमें क्या रहता है क्षार। तो जब स्वाद में दूसरा टाइप से मतलब स्वाद पता न चले कि खराब लगे, जिसको कसे ना कर, तो उसको कहिएगा क्षार। जो खट्टा लगे उसको अम्ल, कुछ ना लगे तो उदासीन। जैसे दूध कैसा है उदासीन, न मीठ है न फिक्का है। क्या कहिएगा दूध को उदासीन। हम लोग समझे क्या कि अब कब किसमें मिलाने से लाल होगा और नीला होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दिया। देखिए लिटमस पत्र नीले होता है, कैसा होता है नीला। नीला को जब हम लोग अम्ल में डालते हैं, कहाँ डालते हैं अम्ल में, तो ये नीला था ही, नीला को अम्ल में डाल के हम लोग कर दिए कैसा लाल। लाल को फिर रिटर्न करना है नीला, तो कहाँ डाल दीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा कहाँ, तो क्षार में। कहाँ डाल दीजिएगा क्षार में। तो अब क्षार बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जब 7 से कम रहेगा तो अम्ल, क्या रहेगा अम्ल, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार। तो सोचिए क्षार बनाना, क्षार में डालना है तब न नीला होगा। बात नहीं समझिए, एक बार फिर से सोचिए। यदि आपको दे के रखा है पहला नीला रहता है, लिटमस पत्र कैसा रहता है नीला, लेकिन इसको अम्ल में डाल के बना दिया जाता है लाल। कहाँ डाल के अम्ल में डाल के। फिर इसको पहला गुण लाना है, जैसे नीला था तो इसको डालना पड़ेगा कहाँ लिटमस पत्र को, तो डालना पड़ेगा क्षार में। कहाँ क्षार में। क्षार का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन है, तो 10 में डाल देते। अब बताइए फिर हम लोग को प्राप्त हो गया कैसा
नीला कर देता है, तो नीला लिटमस को नीला कर दे, तो छाल में डाल के नीला कर दिए, और फिर नीला को लाल करना है, फिर अम्ल में ला के डाल दीजिए, मतलब नींबू पानी में डाल दीजिए, फिर हो जाएगा कैसा नीला। नीला को फिर लाल करना है, फिर छाल में डाल दीजिए। बात समझ में आता? ठीक, आगे देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना? अभी तुरंत बताए कि वर्गों की संख्या कितना, तो हम अभी पूछा था वहां आवर्त, ऐसे बोले, ऐसे वाला पूछेगा तो 7 गो, इस तरह से पूछेगा तो कितना 18 गो, तो वर्ग की संख्या 18, और आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 27 28। अब देखिए, अभी पूछा था वहां पर क्या, वहां पर पूछा था हम लोगों CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं क्या, तो OH पूछा था, OH पूछा था तो एल्कोहल, क्या बोले थे? एल्कोहल। अब बोले थे CHO रहेगा तो क्या कहिएगा? एल्डिहाइड। क्या कहिएगा? एल्डिहाइड। तो CHO अभिक्रिया मूलक किसके होते हैं? किसके होते हैं जी? CHO गलत हो जा रहा है क्या? नहीं, CHO पूछेगा तो किसको? देखो OH बोले थे तो एल्कोहल, CH पूछेगा तो एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा पद विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है, कौन होगा? तो I² R या IR², तो ऑप्शन नंबर लग रहा है बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? बी। तो होता क्या है? IR², ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कैसे? विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा उत्पन्न कर क्या बल बारना है, क्या बारना है? बल बारना है। तो बल बारने के लिए क्या कीजिएगा? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब विद्युत धारा के मापने का यंत्र है। ज्वनित्र क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने का युक्ति है। क्या है? वैसा कोई वस्तु जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो उसको कहते हैं हम लोग जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। तो हम लोग समझ में आया कि ऑप्शन नंबर कहाँ होना चाहिए? ए। 30 का कौन सा? ए। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघुपतन है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में, शॉर्ट सर्किट समय मतलब तार में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। यही कहता है लघुपतन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, जैव मतलब जीव से बनकर कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब जैव मात्रा का उदाहरण है, लेकिन नहीं कौन है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आना है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करते हैं। यह यौगिक जल में विलयन है। यह तत्व कौन सा होगा? तो देखिए, ना कार्बन होगा, ना सिलिकॉन होगा, ना फेरन होगा। होगा तो कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। कौन सा होगा? कैल्शियम। कैल्शियम मतलब ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? ए। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें से क्या होगा? तो 600 संयोजक बंधन की, 700 संयोजक बंधन की, 800 संयोजक बंधन, इसमें देखिए 900 संयोजक बंधन, तो कौन सा संयोजक बंधन होगा? तो कौन सा संयोजक बंधन मतलब क्या होगा? 34 का बी। 34 का क्या होगा? बी। तो 34 का बी होना चाहिए। 700 संयोजक बंधन, 34 का बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। कितना होता है? O3। तो ऑक्सीजन में कै गो परमाणु? तीनों बने रहते, तीन को टिक मार दीजिए, कहानी खत्म। समझे? मनुष्य भी एक तंत्र का भाग है जो संबंध किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। ये बात नहीं समझ में कहता है क्या? कहता है मनुष्य के पास किडनी है ना। विक का मतलब क्या होता है? किडनी। विक का मतलब क्या होता है? किडनी होता है। बात समझे? और किडनी होता है तो किडनी का क्या काम है? तो किडनी का काम है क्या करना? ब्लड को शुद्धिकरण करना। और ब्लड शुद्धिकरण कैसे होगा? जब किडनी काम करेगा तब होगा। अब देखिए क्या होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कुछ फेफड़ा से जुटा हुआ भेन। ठीक, सोचिए। पहला नंबर तो विक में क्या लगे होते? तो छोटे 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 छकना लगे होते हैं, मतलब साफ करने वाला, तब ना ब्लड को साफ करेंगे। तो पूछेगा नेफ्रॉन क्या लगे होते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या कितना? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो पूछेगा विक में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। देखिए, तो 2 किडनी है, यदि वो किडनी बाय द वे कुछ हो जाता है फिर भी एक किडनी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना रहना चाहिए। इसका मतलब क्या? हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी। कितने होते हैं? 2 किडनी को किडनी बुक में क्या कहता है? विक। क्या कहता है? विक।
तो सोचिए मनुष्य में भी एक तंत्र का भाग होता है जिससे संबंधित किससे, तो पहला नेफ्रॉन कितने, किडनी में किडनी क्रियात्मक क्या होता है, नेफ्रॉन मतलब सबसे छोटा किस भाग से मिलकर बना होता है, तो किससे, नेफ्रॉन से। मनुष्य में भी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, उत्सर्जन से। उत्सर्जन मतलब क्या, जो भी शरीर से अनावश्यक पदार्थ है, अनावश्यक का मतलब जो कचरा है शरीर में उसको बाहर करने के लिए कौन काम करता है, किडनी। कौन काम करता है, किडनी। जैसे मान लीजिए नाक से नेटा फेंकना है तो कौन काम करेगा, किडनी बोलेगा इसको बाहर कर दीजिए। जैसे पसीना निकालना है कौन बाहर करेगा, किडनी। कभी कभी देखिएगा गर्मी में क्या हमारे शरीर में सादा सादा लग जाता है, उसको चाट के देखिएगा नमकीन लगेगा। इसका मतलब क्या, जो भी हमारे शरीर में निकलते हैं क्या पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब कचरा के रूप में जो भी बाहर निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ। और जो निकालता है उसको कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, जहां से निकलेगा उसको उत्सर्जन, जो निकलेगा उसको उत्सर्जित पदार्थ, और जो निकालेगा उसका नाम है उत्सर्जित। और उत्सर्जित का कार्य कौन करता है, किडनी। किडनी मतलब वीक। बात समझ में आया, बात फिर अगले एपिसोड में समझेंगे दूसरा विस्तार से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान का, तंत्रिका कोशिका मतलब नहीं समझते होइएगा आप लोग, समझते हैं कुछ तो ठीक, नहीं समझते हैं तो क्या करें, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, समझे तो ठीक, न समझे तो और ठीक। ऐसे करके ऐसे होता है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ऐसे 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 ऐसे। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है और पैर में इसका कुछ हुआ, या माइंड में खबर पहुंच जाता है कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से किसी किसी व्यक्ति का देखिएगा ना पैरालिसिस मार देता है उस व्यक्ति को, पैर में कुछ होगा तो उसको शून्य हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता। तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से क्या होता है, कोई भी शरीर में कोई घटना होगा तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने का कार्य कौन कराता है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका दोष ने भी खाली स्थान है ना, तो इसके बीच में क्या भरा रहता है, क्या रहता है, तो उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। बात समझ में आया। तो पूछा तंत्रिका तंत्र के दो तंत्रिका तंत्र के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या परागकोश में होते हैं बृहदलभुज, अंडाशय, क्या है, अंडक या परागकोश। देखिए परागकोश क्या होता था, हम लोग समझते हैं फूल के कितने भाग, तो इस प्रकार से फूल के कितने भाग होता है, इस प्रकार से ऐसे करके ठीक। यहाँ पर होता है इस तरह से। देखिए इसको क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए ये पुष्प हुआ, पुष्प में दो एक तरह से ऐसे निकले रहते हैं, एक तरह से ऐसे, एक तरह से। देखिएगा क्या कि रेड कलर का कोई फूल आता है उसमें ऊपर निकला रहता है, तो होता क्या है इसमें दो, कुछ नर का भाग होता है, कुछ मादा का भाग होता है। देखिए नीचे से जो हरा वाला पत्ता फूल के नीचे हरा मुड़ के घूम जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, बृहदलभुज। वो पंखुड़िया जाता है लाल करके, जैसे गुलाब का फूल है तो लाल वाला जो जिसको हम लोग अच्छा समझते हैं देखने, उसको तोड़ते हैं बारी बारी से, को हटाते हैं, उसको कहते हैं पंखुड़िया। पंखुड़िया कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज। देखिए विस्तार से हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें समय बेसी नहीं लेना है, अतः इसको हम मिटा देते हैं। खाली ऑप्शन से समझिए क्या होता है। ये परागकोश में क्या होता है, परागकोश इस तरह से कवर तरह से होता है, उसके अंदर कुछ छोटा छोटा लगे रहते हैं, जैसे फूल में देखिए लाल पकड़ते हैं ना, हाथ में जो लग जाता है उसी को कहते हैं परागकण। तो परागकोश एक होता है पैक करने का, उसके अंदर जो स्थित है उसको कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 38 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन को 29 नंबर देखते हैं, 39 नंबर क्या है, बताएं क्या। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मतलब हमारे जैसा कौन है, चीन के विद्या मतलब चीन में पढ़ने वाला कोई लघु बंदर जिसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थी। चिंपैंजी मतलब क्या, फिल्म में देखिएगा घर उर को पकड़ के ऐसे दबा के तोड़ देता है, उसको कहते हैं चिंपैंजी। अब मकड़ी तो समझ करते हैं, ऐसे ऐसे चलता है घर पर मकड़ी। जीवाणु मतलब छोटा जो घाव में हो जाता है वो दिखता नहीं, जीवाणु को हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। बात समझ में आया। तो सोचिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता, हम लोग चीन के विद्यार्थी से खाली उसका नाक चपटा है, हम लोग का नाक सीधा साधा है, यही अंतर है। इसीलिए हम लोग चीन के विद्यार्थी लगा, चीन का विद्यार्थी नहीं लगा तो हम लोग चिंपांजी लगा। क्या लगता है, चिंपैंजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, तो ईस्ट में। बेसी विस्तार से जानने के लिए फिर थ्योरी पढ़ना होगा, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। देखिए क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो बोले संगमरमर। अरे संग के संग में नहीं मरना है, संगमरमर का मतलब होता है संगमरमर, बुझे, पत्थर VIP वाला। दूसरा कहता है चूना पत्थर, क्या कहता है, चूना पत्थर। तीसरा में कहता है आपका दांत, जो आगे से दूगो तोड़ेंगे, नहीं पढ़िएगा तो बात समझे, दांत। उसके बाद हो गया वो हड्डी, क्या हो गया, हड्डी। कहीं कुत्ता यदि देखिएगा मर जाता है ना, तो हड्डी हड्डी बिखरा रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग हड्डी, क्या कहते हैं, हड्डी। या उसी को कहते हैं बढ़िया से बोन, बोन कहते हैं मतलब वही हड्डी। ठीक है, ये सारे का सूत्र एक ही है। तो क्या होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखिए CaCO3 है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछे, चाहे हड्डी का सूत्र पूछे, चाहे दांत का पूछे, तो इस सब के लिए एक ही मिसाल, क्या लगाइएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लगाइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, तो हम समझ गए हड्डी का, या तो दांत का, या तो CaCO3 संगमरमर का, ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है कैसे, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तब कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं, और फिर एल्डिहाइड के जगह एक बार था उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड क्या क्या होता है, तो CHOOH रहता था एल्कोहल। ऐसा पूछेगा तो कीटोन ग्रुप के है, COH पूछेगा तो कहिएगा एल्डिहाइड, OH पूछेगा तो अल्कोहल। बात समझे, तो अल्कोहल यहाँ नहीं दिया है तो लिख लेते एल्कोहल। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से, देखिए प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या, जब पौधा भोजन बनाता है तो उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है, कहाँ से, तो जल से। कहाँ से निकलता है, जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। तो कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन, तो पौधा से। पौधा किस में, पौधा में कहाँ निर्माण होता है, तो जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिका लवक में, श्वेत रक्त में। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा, तो मधुमेह। कौन सा होगा, मधुमेह। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। अब मधुमेह क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि चीनी की बीमारी हो गया, क्या हो गया, चीनी की बीमारी। गलत बात, जिसको कहते HIV हो गया, क्या हो गया, HIV हो गया। इसको कहते शुगर फ्री दवाई खाना होगा, या शुगर फ्री भोजन, मतलब वैसा भोजन जिसमें चीनी का मात्रा न हो। तो इंसुलिन के कमी के कारण रोग कौन सा होता है, मधुमेह। क्या होता है, मधुमेह। बात समझ में आया। ये होता क्या है कि शरीर में कोई एक अंग है जो इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस नहीं कर पाता है। इंसुलिन बेसी होगा फिर भी बीमारी, इंसुलिन कम होगा फिर भी बीमारी। तो इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए कोई अंग है जिसको हम लोग कहते हैं, कोई अंग है इंसुलिन का बैलेंस करने का, वो खराब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं मधुमेह, मतलब शुगर की बीमारी हो जाता है। आगे देखिए 46 में क्या, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्घ्य, अब तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, जैसा कि प्रिज्म, क्या होता है, जैसा कि प्रिज्म। तो प्रिज्म में हम लोग समझे क्या, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7। तो सबसे ऊपर आता है उसको रेड, और सबसे नीचे जाता है उसको बैगनी। क्या होता है, बैगनी। तो सोचिए बैगनी को क्या कहिएगा, कम तरंग दैर्घ्य वाला, अधिक वाला लाल। तो ये दोनों में खेला, जब भी पूछेगा रंग से संबंधित दुइये को का खेला, या तो रेड या तो बैगनी, या तो रेड या तो वायलेट। तो अधिक तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल में, कम पूछेगा तो बैगनी में, अधिक झुकाव पूछेगा तो बैगनी में, कम झुकाव पूछेगा तो लाल में, अधिक पूछेगा अधिक विचलन किस में, तो बैगनी में, कम विचलन किस में, तो लाल में। 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आयो तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा कि वाट होगा, दोनों में एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। कहता विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका है, विद्युत बल्ब नहीं जानते, इस तरह से बनेगा। किस तरह से, इस तरह से बनेगा, ऐसे करके बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, ऐसे करके। अब मोदी जी वाला LED नहीं जानते, कहाँ बनता है जी, इस तरह से करके, इस तरह से करके नहीं बनता है। जब तक बनेगा नहीं तब तक पुष्पा झुकेगा नहीं, समझे। इस तरह से बनो, इस तरह से बनो। ये विद्युत बल्ब है, क्या है विद्युत बल्ब। तो ये जो लगल है ना, इसको कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं, टंगस्टन।
बीच में गैस भरा जाता है उसको कहते हैं आर्गन। क्या कहते हैं? आर्गन। यहाँ पर दो गो बटन होता है इसको कहते हैं स्पर्श बटन। क्या कहते हैं? स्पर्श बटन। और उसके बाद देखिए ये क्या चीज का लगा रहता है? तो धातु का। किसका? धातु का। वलय मतलब गोलाकार। बात समझ में आया? और ये भी रहता है दो गो तार। क्या होता है? तंतु। क्या होता है? तंतु। ऊपर वाला बॉडी रहता है किसका? तो देखिए आजकल तो फाइबर आ गया लेकिन लिखे ग्लास का। किसका? ग्लास का। इतना कहानी होता है। हमको पूछा था क्या विद्युत शक्ति गलत बात, विद्युत बल का तंतु बना। तंतु मतलब ये फिलामेंट जो घुमल घुमल होता है। तो किसका? टंगस्टन का। बात समझ में आया? तंतु बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर होना चाहिए कौन? ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हीलियम। कौन सा? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है? यदि थोड़ा सा यूरेनियम का यूज करेंगे तो बहुत सारा क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। यूरेनियम क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है जिसको जलाकर हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग में यदि प्रदूषण फैलता है तो इसका कारण फैलने का क्या कारण है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फैलता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फैलता है। हम लोग ऑप्शन 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख लिए। देखिए ये सारे वीडियो बनाने के पीछे अकेला नहीं है, मेरे नन्हे मुन्ने कुछ पीछे लगे हुए, जिसमें टाइपिंग मास्टर है दशरथ। कौन है? दशरथ। इसके पीछे देखिए एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 2 घंटा लगता है। 50 मिनट के वीडियो बनाने के लिए हम लोग को 2 से 3 घंटा रेडी होकर रहना पड़ता है। तब नहीं विश्वास है थोड़ा मोबाइल अपना रखिएगा आगे और 2 मिनट का वीडियो बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा वीडियो बनाने में कितना मेहनत है और कितना नहीं है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।